तो बैक्टीरिया किस में आता है? सबसे पहले बैक्टीरिया आता है सूक्ष्म जीव। किस में आता है? सूक्ष्म जीव, जिन्हें अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स बोलेंगे। सूक्ष्म जीव का मतलब माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स का मतलब सीधा सीधा है जिन्हें हम नंगी आंख से देख ना सके, जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़े? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़े, ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव। और बैक्टीरिया यानी जीवाणु सूक्ष्म जीव की ही कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं, और इन्हें हम नंगी आंख से देख नहीं सकते। अब देखिए, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जैविकी, यानी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की। अब बैक्टीरिया का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं, वो भी तो सूक्ष्म जीव हैं। माइक्रोबायोलॉजी में वायरस भी आ जाते हैं, वो भी तो सूक्ष्म जीव हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की भी अनेक डिपार्टमेंट बना दी गई, अनेक शाखाएं बनाई गई। जैसे बैक्टीरियोलॉजी, इसकी एक शाखा है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी में स्पेशल जिस सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं उसका नाम है जीवाणु। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणु का अध्ययन। ऐसे ही आपको एक वायरोलॉजी मिलेगा, वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ विषाणु का अध्ययन करेंगे, उसमें किसी और सूक्ष्म जीव का अध्ययन नहीं करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान। समझ में आया? जीवाणु विज्ञान, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया के कुछ इतिहास के बारे में पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया की खोज कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। तो देखिए, बैक्टीरिया की खोज का इतिहास सबसे ज़्यादा पुराना है। बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक एंटोनी वान लुवेनहाक। एंटोनी वान लुवेनहाक। और एंटोनी वान लुवेनहाक ने जो बैक्टीरिया की खोज की वो 1683 में की। कब की? 1683। आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया की खोज कितनी साल पहले हुई है। इसके बाद वायरस की खोज हुई 1892 में। 1892 में किसकी खोज हुई? वायरस की खोज हुई। और उससे बहुत साल पहले 1683 में बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी, ठीक है। यानी बैक्टीरिया बहुत पहले खोजा जा चुका था वायरस से। अब देखिए, एंटोनी वान लुवेनहाक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा। तो बैक्टीरिया की खोजकर्ता के कारण बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाएगा? इसे ही माना जाएगा। एंटोनी वान लुवेनहाक को क्या कहा गया? जीवाणु विज्ञान का पिता, यानी जीवाणु विज्ञान का जनक, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया के बारे में और जानकारियां लोगों ने करना शुरू किया। उसमें 1829 में एक वैज्ञानिक का नाम है एरनबर्ग। एरनबर्ग साहब ने 1829 में इसका नाम रखा जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया शब्द, जो बैक्टीरिया शब्द है उसका सबसे पहले इस्तेमाल एरनबर्ग ने किया। यानी जीवाणु जो टर्म आता है शब्द, उसको देने वाले कौन है? एरनबर्ग। आया इतना समझ में? अब हम जीवाणुओं के बारे में आगे वैज्ञानिकों ने शुरू किया जानना। तो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है लुई पाश्चर। क्या नाम है? लुई पाश्चर। ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए 18वीं शताब्दी के दौरान। ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए
और सबसे पहले लुई पाश्चर ने ही ये बताया कि जीवाणु कौन सी क्रिया करते हैं, फर्मेंटेशन। यानी जीवाणु कौन सी क्रिया करते हैं, फर्मेंटेशन, यानी किण्वन प्रक्रिया जीवाणु करते हैं। इस बात का पता सबसे पहले किसने लगाया, लुई पाश्चर ने लगाया। किसने लगाया, लुई पाश्चर ने। उसके बाद देखिए रॉबर्ट कोच ने क्या बताया, रॉबर्ट कोच ने यह बताया कि जीवाणु से रोग भी उत्पन्न होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने के कारण में भी जीवाणु ही शामिल हैं। इसने बताया कि बहुत सारे रोग किससे होते हैं, जंतुओं में, पौधों में, इसके अलावा मनुष्यों में बहुत सारे रोग किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा। इसने बताया रॉबर्ट कोच ने कि जीवाणु क्या होते हैं, रोग जनक होते हैं। क्या होते हैं, रोग जनक होते हैं। ठीक है, अब आप तीनों वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ही काम चल जाएगा। एंटोनी वान लुवेनहाक ने बैक्टीरिया की खोज की, इसीलिए बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, एंटोनी वान लुवेनहाक को। अब अगला देखिए, अगला है लुई पाश्चर ने, एरनबर्ग ने जीवाणु शब्द दिया। लुई पाश्चर ने क्या किया, लुई पाश्चर ने जीवाणुओं में किण्वन प्रक्रिया की खोज की। उसके बाद रॉबर्ट कोच साहब आए। रॉबर्ट कोच ने बताया कि बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, जीवाणुओं द्वारा होती है। जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी वान लुवेनहाक। ठीक है, उसके बाद आगे है सूक्ष्म विज्ञान के जनक। हमने बताया ना सूक्ष्म जैविकी, यानी सूक्ष्म विज्ञान के जनक। सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, लुई पाश्चर को। किसे माना जाता है, लुई पाश्चर को। अब आगे आइए देखिए, रॉबर्ट कोच ने 1881 में इस बात का पता लगाया कि जीवाणु बहुत सारे रोगों के लिए जिम्मेदार हैं और कई सारे जीवाणुओं की संरचना और उनके आकृति, आकार, उनके बहुत सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने देखा। उसके बाद आधुनिक तो रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता। यहाँ पे देखिएगा, केवल जब आपसे पूछा जाएगा बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो आप एंटोनी वान लुवेनहाक बताएंगे, जबकि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, रॉबर्ट कोच है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है, लुई पाश्चर। ठीक है, चल जीवाणुओं के बारे में जो विशेष तथ्य है वो हम लोग जानेंगे। वही तथ्य जो जीवाणुओं के बारे में सामान्यतः पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जीवाणुओं के लक्षणों पे बात करेंगे, यानी जीवाणुओं का लक्षण क्या क्या। पहला, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। दूसरा, एक कोशिकीय होते हैं। इसका अगला लक्षण सबसे बड़ा कि एक कोशिकीय होता है, सूक्ष्म जीव होता है। इसके अलावा तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कि इसमें यह प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है सुविकसित केंद्रक का अभाव है। इसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव है। आपको पता है कि कोई भी प्रोकैरियोटिक जीव तभी माना जाएगा जब उसमें सुविकसित केंद्रक का पूरी तरह अभाव होगा।
और सुविकसित केंद्रक का अभाव का मतलब है इनके कोशिका के अंदर जो केंद्रक उपस्थित है उस केंद्रक के चारों ओर कोशिका कला नहीं पाई जाती है। अगर कोशिका कला पाई जाती तो केंद्रक विकसित होता। क्या होता? विकसित होता। तो आज हम यहाँ ये नहीं लिख रहे होते कि सुविकसित केंद्रक का अभाव यानी प्रोकैरियोटिक। अब आगे देखिए। अब इसमें अगली चीज है कि इसमें कोशाभित्ति होती है। कोशाभित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होने के कारण ही इसे पादप जगत का मान लिया गया है। किस जगत का मान लिया जाता है? पादप जगत। जीवाणुओं को पादप जगत से संबद्ध रखने का एकमात्र यही कारण उपलब्ध है कि जीवाणुओं में क्या है? कोशिका भित्ति है। अब आपसे आगे पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। इसके अलावा लिपिड से बनी होती है। इसके अलावा प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। इसके बाद जीवाणुओं में एक सबसे प्रमुख खास बात होती है कि जीवाणु मूल रूप से सर्वव्यापी ही माने गए हैं, यानी ये बहुत स्थानों पर उपलब्ध है। जैसे गर्म जल में भी उपलब्ध होते हैं, हल्के गर्म जल में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा बहुत ठंडे स्थानों पे भी उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे स्थानों पे जहाँ पर अन्य जीवों का जीवन संभव ही नहीं है, उन स्थानों पर भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब जीवाणुओं के बारे में अगली बात करें हम, तो इसमें सबसे जो मूल चीज़ पढ़ने की है जीवाणुओं की, वह ये है कि इसमें किस हिसाब से इनका आकृति एवं आकार हो सकता है, यानी आकृति एवं आकार। जीवाणु गोल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? गोल। जीवाणु इसके अलावा छड़ाकार भी हो सकते हैं। छड़ के आकार के, देखिए गोल, ये देखिए छड़ाकार। और इसके अलावा जीवाणु कामा के आकार के हो सकते हैं, ऐसे जैसे कामा आप लोग लगाते हैं उस प्रकार से। जीवाणु सर्पिलाकार भी हो सकते हैं, सर्पिलाकार, ऐसे सर्पिलाकार भी हो सकते हैं। ठीक, हम जीवाणुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीवाणुओं को जगत मोनेरा में रख दिया गया है। किस जगत में रख दिया गया है? जगत मोनेरा में रख दिया गया। जो आर.एच.वी. टेकर ने जो वर्गीकरण किया था अपना, उसमें जीवाणुओं को उसने जगत मोनेरा में रख दिया था। किस जगत में रख दिया था? मोनेरा में। और मोनेरा जगत में जो इन्होंने रखा था जीवाणुओं को, उसमें क्या है कि एक कोशिकीय के होने के साथ साथ प्रोकैरियोटिक लक्षण रखा था। तो जीवाणु में दोनों लक्षण मिलते हैं, यह एक कोशिकीय भी होता है और क्या होता है? प्रोकैरियोटिक भी होता है। जगत मोनेरा में जो रखे जाने के मूल लक्षण है वह एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक। अब आगे हम बात करते हैं इसमें उदाहरण क्या क्या हैं जीवाणु। इस जगत के जो उदाहरण है वो है जीवाणु। ठीक है, और फिर है नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अलावा नीले हरे शैवाल यानी BGA कहा जाता है।
और तीसरे नंबर पे आर्कियोबैक्टीरिया। ध्यान से देखिएगा, आर्कियोबैक्टीरिया, इसे हम आद्य जीवाणु हिंदी में कहते हैं। और चौथा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मतलब PPL यानी प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, जिसे बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। आप याद करिए, सबसे छोटी कोशिका यही है संसार की। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइको किस में रखा गया? जगत मोनेरा में। और जगत मोनेरा में जीवाणु नीले, हरे, शैवाल, आर्कियोबैक्टीरिया, ये सब के सब जीवाणुओं की ही कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है? जीवाणुओं की ही कैटेगरी है, श्रेणियां अलग अलग हैं। ठीक है, जीवाणुओं का पहले लाभदायक उपयोग पढ़ते हैं, यानी बैक्टीरिया का लाभदायक उपयोग। हमारे जीवन में जीवाणुओं का लाभदायक उपयोग क्या क्या है, यहीं से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जीवाणुओं का उपयोग कार्बनिक अम्लों के निर्माण में होता है। किस में होता है? कार्बनिक अम्लों के निर्माण में। कार्बनिक अम्लों के निर्माण में बहुत सारे कार्बनिक अम्ल हैं, कार्बोनिक एसिड्स हैं, जो जीवाणुओं की मदद से बनाए जाते हैं। कुछ विटामिन भी बनाई जाती हैं। पहला, इसमें एक बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला कार्बनिक अम्ल है सिरका, विनेगर, जिसका नाम है एसेटिक अम्ल। क्या नाम है? एसेटिक अम्ल, CH3COOH। ठीक है, और एसेटिक अम्ल का निर्माण एक जीवाणु से किया जाता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसीटी। किसके द्वारा किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसीटी। अब देखिए, जो सिरका बनाते हैं ना गाँव में, बहुत बनाया जाता है, और इसका इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक स्तर पे भी बड़े पैमाने पे सिरके का निर्माण किया जाता है। उसमें एसिटोबैक्टर एसीटी नामक बैक्टीरिया यूज होता है। कैसे? देखिए, सिरका बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? शर्करा। क्या यूज करेंगे? शर्करा। शर्करा का क्या होगा? फर्मेंटेशन। जैसे गन्ना का रस है, अब गन्ने का रस क्या कराया जाएगा? उसका किण्वन। और किण्वन कौन कराएगा? यही बैक्टीरिया कराएगा। किण्वन का मतलब सड़ाना, यानी अनाक्षी श्वसन। किण्वन का मतलब क्या है? अनाक्षी श्वसन। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाणु शर्करा का विखंडन करता है, और वही क्रिया क्या कहलाती है? अनाक्षी श्वसन, या दूसरे शब्दों में किण्वन। और उससे क्या बन जाएगा? सिरका। जैसे गन्ने का रस है, गन्ने का रस मतलब सुक्रोज शर्करा, और इसमें क्या मिलेगा? यही एसिटोबैक्टर एसीटी। और इसका क्या होगा? किण्वन। किण्वन कौन कराने वाला है? एसिटोबैक्टर एसीटी, और इससे क्या बन जाएगा? सिरका। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा है ब्यूटेरिक अम्ल बनाने में, ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण करने में। ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण करने के लिए जो जीवाणु प्रयोग में लाया जाता है वो क्लास्ट्रीडियम प्रजाति का होता है। क्लास्ट्रीडियम टेट्रेनी का नाम सुना है? क्लास्ट्रीडियम टेट्रेनी से क्या होता है? टिटनेस होता है। क्या होता है? टिटनेस। वैसे ही क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से क्या बनता है? ब्यूटेरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ब्यूटेरिक अम्ल बनता है। अब हम पढ़ेंगे मेडिसिन में, यानी दवाओं के निर्माण में। इसमें पढ़ेंगे विटामिन सी के निर्माण में। विटामिन सी के निर्माण में, यहां बदल लेते भाई, दवाओं के निर्माण। दवाओं के निर्माण में वहां पे विटामिन सी का निर्माण,
किसका निर्माण? विटामिन सी। अब हम पढ़ेंगे दवाओं के निर्माण में, यानी विटामिन सी के निर्माण में। विटामिन सी के निर्माण में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? विटामिन सी के निर्माण में जो जीवाणु प्रयोग किया जाता है वह है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। विटामिन सी के निर्माण में एसिटोबैक्टर जीवाणु का उपयोग किया जाता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल का जो उत्पादन होता है वह एसिटोबैक्टर से किया जाता है। अब देखो अगला स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज देखिए एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है और इसका निर्माण किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का निर्माण किया जाता है और ये एंजाइम खून का थक्का हटाने में प्रयोग किया जाता है। बहुत काम का एंजाइम है। खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जो हो जाती है शरीर में, जो रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का हटाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, क्लॉट बस्टर के रूप में खून का थक्का हटाने में इसका बहुत पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खून का थक्का बनाने में। जैसे रुधिर वाहिनियाँ हैं और इसमें ब्लड जम रहा है। अब ब्लड जम रहा है तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा ना। ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा और आदमी ऊपर चला जाएगा। अब इस थक्के को हटाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अब है घरेलू उत्पाद बनाने में, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट का निर्माण करने में। जो घरेलू उत्पाद है उनको बनाने में हम किस किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं? आपके घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाला प्रोडक्ट जो है वो दही है। क्या है? दही। यानी दही के निर्माण में। ठीक है, दही का निर्माण किससे होता है? दूध से। किससे होता है? दूध से। दूध देख रहे हैं? दूध में क्या डाला जाता है? दूध में जामन डाला जाता है। ठीक है, या पुरानी दही, इसे कहीं कहीं जामन बोला जाता है, कहीं कहीं पुरानी दही बोला जाता है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, ला करके उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उस पुरानी दही में, जामन में क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर देगा। किसका किण्वन करेगा? लैक्टोज शर्करा का किण्वन करेगा और उसका किण्वन करके किस में बदल देगा? लैक्टिक अम्ल में बदल देगा। किस में बदल देगा? लैक्टिक अम्ल में। और फिर इस लैक्टिक अम्ल के वजह से दूध में पाई जाने वाली जो केसीन प्रोटीन है, केसीन क्या है? प्रोटीन है। यह किस रूप में बदल जाएगी? थक्के के रूप में बदल जाएगी। किस रूप में? थक्के के रूप में। और फिर दूध किस में बदल जाएगा? दही के रूप में। यह प्रक्रिया है दूध से दही बनने की। तो दूध से दही बनने में किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल हुआ है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अब हम आगे पढ़ेंगे पीड़कनाशी के रूप में। पीड़कनाशी के रूप में। पीड़कनाशी का मतलब पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के फॉर्म में इसका क्या प्रयोग है? पेस्टिसाइड समझते हैं? पीड़कनाशी यानी कीटनाशी। कीटनाशी का मतलब इसके प्रयोग से किससे छुटकारा मिल जाता है? कीटों से।
यानी कीटों को नष्ट करने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, कीटों को हटाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, कीटों को मारने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, बहुत पूछा जाता है। बीटी, उस बैक्टीरिया का नाम है बीटी जीवाणु, ठीक है। बी फॉर बैसिलस, बैसिलस, और टी फॉर थ्यूरेनजेनेसिस। तो हो गया बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। अब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जीवाणु का प्रयोग किस काम में होता है, कीट को नष्ट करने में। कैसे नष्ट किया जाता है, आखिर इस जीवाणु का प्रयोग कैसे कीट को मारने में किया जाता है। कौन कौन से कीट, जैसे जो फसलों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसलों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कीटों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बीटी जीवाणु, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। कैसे करते हैं, देखिए। वैज्ञानिकों ने देखा कि जो बीटी जीवाणु है यह कहाँ रहता है, भूमि में यानी मृदा में, और एक प्रोटीन निकालता है, उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। और इस क्राई प्रोटीन को अगर आप खाएंगे, हम खाएंगे, कोई अन्य जंतु खाएगा, इस प्रोटीन का उसके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस क्राई प्रोटीन को अगर कोई कीट खाएगा तो कीट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कीट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, मर जाएगा। काहे मर जाएगा, क्योंकि इस क्राई प्रोटीन की वजह से कीट की आहार नाल तुरंत चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसकी वजह से वो पूरी तरह मृत हो जाता है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को, इस क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को पृथक किया। कहाँ से पृथक किया, बीटी जीवाणु से पृथक किया, और इस जीन को किस में डाल दिया, पादपों में डाल दिया, और पौधे भी क्या उत्पन्न करने लगे, क्राई प्रोटीन उत्पन्न करने लगे। और फिर इस पौधे को कोई भी जीवाणु खाया और तुरंत मर गया। पौधे में क्या विकसित हो गई, क्राई प्रोटीन विकसित हो गई। क्या प्रोटीन विकसित हो गई, क्राई प्रोटीन विकसित हो गई, और जो भी इस पौधे को खाया, जो भी कीट हो, मर गया। इस प्रकार से प्राकृतिक पीड़ानाशी के रूप में बीटी जीवाणुओं का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और सबसे पहले जो फसल बनाई गई वो बीटी कपास है। कौन से है, बीटी कपास, जिस पर कीटों का कोई प्रकोप नहीं होता। उसके बाद बीटी बैगन बनाई गई, बीटी टमाटर बनाई गया, बीटी आलू बनाया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी फसलें आज मार्केट में बीटी के नाम से उपलब्ध हैं। बीटी फसलों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इन पर कीटों का कोई प्रकोप नहीं होता। अब हम जीवाणुओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। कई प्रश्न हम लेके आएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम 10 प्रश्नों को देख रहे हैं जो पूछे जाते हैं। मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, मनुष्य की आंत में जीवाणु रहते हैं। ई कोलाई, जान ना पाए हो आज तक तो जान लीजिए कि आप जानिए कि आपकी आंत में ई कोलाई यानी इश्चेरसिया कोलाई नामक जीवाणु रहता है, और ये लाभदायक जीवाणु है। ये विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए जरूरी है। विटामिन बी बढ़ाता है आपके शरीर में। जीवाणु को पादप जगत में रखे जाने का कारण हमने बताया था, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। शैलवाल पाए जाने के कारण इसे पादप जगत में रखा जाता है। दूध को खराब करने वाला, जो दूध फट जाता है ना, खराब हो जाता है, दूध से दही में परिवर्तित करने वाला जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वही तो खराब करेगा उसे। वही तो दूध की जो स्थिति है वो दूसरी स्थिति में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु में पाया जाने वाला श्वसन अंग, देखिए भाई, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसनीय अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे क्या होता है, मीसोसोम होता है। इस बात को याद रखिएगा।
भोजन में विषाक्तता, जो फूड पॉइजनिंग पैदा होती है। देख लो बहुत लोग खा लेते हैं बासी उसी खाना, उसके बाद तबीयत खराब हो जाती है। बहुत लोग शादी ब्याह समारोहों में जा रहे हैं, वहाँ कुछ खा पी लेते हैं, पहले का बना हुआ खाना है, पुरानी मिठाइयाँ हैं, ये सब खा लेते हैं और फिर तकलीफ में आ जाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग उसे कहते हैं। विषाक्तता, भोजन में विषाक्तता पैदा करने वाला जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, आगे जीवाणु में पाया जाने वाला डीएनए, हम लोगों में यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में जो डीएनए पाया जाता है वह रेखिक होता है, रेखीय होता है, ऐसे डीएनए होता है हम लोग, ऐसे ये वाला। लेकिन जीवाणुओं में जो डीएनए होता है गोल होता है, देखिए गोल ऐसे, इसीलिए क्या होता है वलयाकार यानी गोलाकार यानी सर्कुलर। चाय की पत्तियों में सुगंध, चाय सब पीते हैं और चाय की पत्तियों में जो सुगंध पैदा की जाती है वह जीवाणुओं द्वारा किण्वन करा के उत्पन्न की जाती है। क्या करा के? किण्वन, फर्मेंटेशन। तो चाय की पत्तियों में सुगंध उत्पन्न करने के लिए जिस जीवाणु का सहारा लेते किण्वन कराने में, उसका नाम है माइक्रोकोकस कैंडिडस। स्विस पनीर, अभी स्विस पनीर का है। स्विस पनीर ऐसी पनीर है जिसमें बहुत छिद्र होते हैं, ठीक है। और स्विस पनीर को बनाने के लिए जो जीवाणु प्रयोग में लाया जाता है उसका नाम है प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरेमनाई। बहुत प्रसिद्ध पनीर है, यूरोप के देशों में बहुत अधिक प्रयोग की जाने वाली पनीर है। प्रथम निर्मित एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा। अब देखिए, प्रतिजैविक जीवाणुओं के खिलाफ काम करने वाली दवाओं को प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। और सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा बनी थी पेनिसिलिन, और किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाया था? 1929 में। और किससे बनाया था? एक कवक से बनाया था। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अब आइए, सबसे अधिक एंटीबायोटिक का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक वाक्समैन है। जो एंटीबायोटिक शब्द है ना, शब्द, उस शब्द को भी देने वाला वैज्ञानिक वाक्समैन है। इसने 20 से ज़्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो बाजार में एंटीबायोटिक आती है, इसी ने बनाई है। और 20 से ज़्यादा एंटीबायोटिक बनाने वाला वैज्ञानिक यही है, वाक्समैन। इस कारण से इसे 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वाक्समैन ने ही सबसे पहले इसका नाम रखा एंटीबायोटिक। किसका नाम रखा एंटीबायोटिक? वे दवाएं जो जीवाणुओं के खिलाफ काम करती हैं, एंटीबायोटिक दवाएं का नाम रखा वाक्समैन ने।